युग अपने हाथ यहाँ वहां करते हुए यामिनी को ढूंढते हुए कहता है, यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम? युग को सिवाय सफेद रोशनी के कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उसे यामिनी की आवाज सुनाई दे रही थी। अभिमन्यु और कछुए को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी आंखों के सामने भी सफेद रोशनी छाई हुई थी। वो सफेद रोशनी धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाती है और उसके कम होने के साथ ही युग को यामिनी दिखाई देने लग जाती है। यामिनी युग के सामने थी। युग को यामिनी का चेहरा धुंधला नजर आ रहा था, पर जैसे ही सफेद रोशनी आसपास से पूरी तरह से छटती है, युग को यामिनी का चेहरा एकदम से क्लियर दिखाई देने लग जाता है। युग के सामने उसकी यामिनी खड़ी हुई थी, जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। यामिनी की आंखें अश्कों से भरी हुई थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सफेद मोती थे। यामिनी की आंखों में आंसू देखकर युग की आंखें भी आंसुओं से भर आई थी। यामिनी नम लहजे में युग को देखते हुए कहती है, युग बाबू, युग बाबू। युग भी यामिनी की तरफ नम आंखों से देखते हुए कहता है, यामिनी, मेरी यामिनी। युग और यामिनी एक दूसरे को पुकारते हुए एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब पहुंचते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। एक दूसरे से सांप के जोड़े की तरह लिपट जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया था। वो दोनों बस एक दूसरे का नाम पुकारते हुए रोते जा रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो प्रेमी सदियों बाद मिल रहे हो। वो तड़प, पीड़ा, विरह, इतने दिनों तक जो उन दोनों ने सहा था, वो आंसुओं के रूप में बाहर निकल रहा था। यामिनी रोते हुए युग का नाम पुकारते हुए कहती है, युग बाबू, युग बाबू। युग भी यामिनी का नाम पुकारते हुए रोते हुए कहता है, यामिनी, यामिनी। युग और यामिनी एक दूसरे के आलिंगन में खो गए थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों उसी आलिंगन में खोए रहना चाहते हैं। यामिनी अपने आप को संभालती हुई रोती हुई युग से कहती है, युग बाबू, आपने मेरे लिए अपने पिता। इतना कहकर यामिनी रोने लग जाती है। युग समझ गया था कि यामिनी क्या कहना चाहती है। युग यामिनी की बात को समझते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ यामिनी, कुछ भी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। मैं तुम्हारे लिए मर भी। युग अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी यामिनी अपना मुलायम हाथ युग के लबों पर रखते हुए कहती है, ऐसा मत बोलिए युग बाबू, आपको मेरे लिए मरना नहीं है बल्कि जीना है। हम साथ जिएंगे इस दुनिया में, देखना आप। युग खामोश रहता है और खामोशी के साथ ही यामिनी की आंखों से बहते हुए अश्कों को देखता रहता है। युग उन अश्कों को अपने हाथों से पोंछते हुए कहता है, रो मत यामिनी, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। यामिनी रोते हुए कहती है, कैसे न रो युग बाबू, मैंने आपको उस दिन कितना बुरा भला कहा, आपके दोस्तों के साथ क्या नहीं किया और आप फिर भी मुझे बचाने आए। क्यों युग बाबू, क्यों? युग यामिनी को समझाते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यामिनी, और जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। मुझे पता है तुमने उस दिन जो कुछ भी किया था मुझे और मेरे दोस्तों की जान बचाने के लिए किया था। तुम बुरी नहीं हो यामिनी, बस बुरा होने का नाटक कर रही थी। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा ये नाटक समझ नहीं पाऊंगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यामिनी, और मुझे पता है तुम बुरी नहीं हो बल्कि बहुत अच्छी हो। युग की बातें सुनकर यामिनी का मन भर आया था। उसे युग की आंखों में अपने लिए असीम प्यार नजर आ रहा था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। वो प्यार अनंत था और प्यार असल में अनंत ही होता है। अभिमन्यु युग और यामिनी के बीच में दखल देते हुए कहता है, तुम ग्रेवयार्ड कोठी क्यों आई थी यामिनी, और उस काले साए की कैद में कैसे फंस गई? यामिनी कुछ जवाब नहीं देती है, खामोश रहती है। कछुए के मुंह में जो धुआं गया था, उस धुएं में से अजीब सी मरे हुए इंसान की गंध आ रही थी, और वही गंध अभी भी कछुए को कहीं न कहीं अपने मुंह के अंदर महसूस हो रही थी, जिस कारण वो अपने में ही खोया हुआ था। उन तीनों की बातों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। युग भी यामिनी पर दबाव बनाते हुए कहता है, हाँ यामिनी, तुम यहाँ पर क्यों आई थी और उस बॉटल में कैसे कैद हो गई? बताओ यामिनी। यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, आप जानना चाहते हैं युग बाबू कि मैं यहाँ पर क्यों आई थी? युग हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी, और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे दोस्तों को भी सब कुछ जानना है। तुम बताओगी ना? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए ही कहती है, हाँ युग बाबू, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप जानना चाहते हैं ना मैं यहाँ पर क्यों आई थी? तो फिर चलिए मेरे साथ। युग हैरानी के साथ कहता है, पर कहाँ यामिनी? यामिनी युग का हाथ थामते हुए कहती है, आप बस चलिए युग बाबू, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। इतना कहकर यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। युग भी उसी के पीछे पीछे जाने लग जाता है, और उसके साथ ही अभिमन्यु और कछुआ भी। कुछ ही मिनटों में यामिनी युग, अभिमन्यु और कछुए को लेकर कुएं के पास आ जाती है। वही कुआं जो ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे था।
वो चारों ही इस वक्त कुएं के पास खड़े हुए थे और वहां पर उन चारों के सिवा इस वक्त कोई और मौजूद नहीं था। युग अपने आसपास देखते हुए कहता है, तुम हमें यहाँ कुएं के पास लेकर क्यों आई हो यामिनी? यामिनी कुएं के अंदर झांकते हुए कहती है, बताती हूँ युग बाबू, सब बताती हूँ। इतना कहकर यामिनी सीधे कुएं के अंदर छलांग लगा मारती है। युग चीखता है, यामिनी! यामिनी की इस हरकत से अभिमन्यु और कछुआ भी दंग रह गए थे। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि यामिनी का इस तरह कुएं में कूदने का क्या कारण हो सकता है। युग कुएं के अंदर देखते हुए कुएं में कूदने की सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि कुएं के अंदर से हवा में उड़ते हुए यामिनी बाहर आ रही थी। जब यामिनी कुएं से बाहर आती है तो युग देखता है कि यामिनी के हाथों में यक्षिणी का ताज था, वही ताज जिसमें लाल रंग का हीरा लगा हुआ था। युग उस ताज को देखते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये ताज यहाँ पर कैसे? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आपको याद है युग बाबू, आपने मेरा बंगला मुड़ा घाट पर आह्वान किया था और दीपक की लौ की अग्नि के अंदर मैं आपको दिखाई दी थी। युग तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यामिनी, मुझे याद है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, उसी रात उस काले साए ने डायना पर हमला किया था। उसकी आवाज सुनने के कारण मेरा आपसे संपर्क टूट गया था और फिर जल्दी जल्दी में मैंने अपना ताज इसी कुएं के अंदर रख दिया था, क्योंकि ये वही कुआं है जिसके पास वो काला साया नहीं आ सकता था। युग, अभिमन्यु और कछुआ तीनों ही गौर से यामिनी की बातें सुन रहे थे। यामिनी आगे कहती है, जिस रात मैंने ये ताज यहाँ पर छुपाया था उसी रात हम सबको ग्रेवयार्ड कोठी छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि वो काला साया सबके सामने आ गया था और उस वक्त आपको मेरी सच्चाई पता नहीं थी कि शालिनी के शरीर के अंदर मैं हूँ, जिस कारण मैं इस ताज को यहाँ से नहीं निकाल पाई थी और ये यहीं पर छूट गया था। यामिनी ताज पर हाथ फेरते हुए कहती है, ये ताज ही है जो मुझे यक्षिणी बनाता है, इसके बिना मेरी शक्तियां अधूरी हैं। इसी को लेने मैं यहाँ पर आई थी। अभी यामिनी ने अपनी बात पूरी ही की थी कि तभी अभिमन्यु उस पर शक करते हुए कहता है, तुमने कहा यामिनी कि वो काला साया इस कुएं के पास नहीं आ सकता, फिर तुम कैसे कैद हो गई? तुमने अपना ताज यहाँ से लिया क्यों नहीं जब लेने आई थी तो? अभिमन्यु की ये बात कहते ही यामिनी अतीत की यादों में खो जाती है। उसे वो पल याद आने लग जाता है जब वो ताज लेने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। आधी रात हो चुकी थी और यामिनी धड़ाधड़ अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ाए जा रही थी। ये वही रात थी जब यामिनी तारा को झरने के पास अकेला छोड़ कर आई थी, ये कहकर कि उसे जरूरी काम से जाना है और उसका जरूरी काम ताज पाना था। यामिनी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे मेरा ताज कुएं के अंदर से निकालना होगा, तभी मैं और तारा मिलकर उस काले साए का सामना कर पाएंगे, उसका अंत कर पाएंगे। यही बड़बड़ाते हुए यामिनी आगे बढ़ती जा रही थी। वो अभी ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंची ही थी कि तभी वो देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर ढेर सारे काले बादल मंडरा रहे थे। उन काले बादलों ने पूरी ग्रेवयार्ड कोठी को ऊपर से घेर लिया था। आसमान में बार बार बिजलियां चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। उन काले बादलों को देखकर यामिनी समझ गई थी कि वो काला साया पृथ्वीलोक पर मौजूद जितनी भी काली शक्तियां थी उनका आह्वान कर रहा था, उन्हें वहां पर बुला रहा था। ये सब देखकर यामिनी कुछ घबरा सी गई थी। यामिनी खुद से बड़बड़ाती है, मुझे संभल कर जाना होगा। इतना कहकर यामिनी आहिस्ते आहिस्ते अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। यामिनी दबे पांव ही ग्रेवयार्ड कोठी के पीछे पहुंच जाती है। उसे कुआं दिखाई देने लग जाता है। यामिनी का रास्ता साफ था। उसे अपनी आंखों के सामने कुआं दिखाई दे रहा था जिसके अंदर उसका ताज था। यामिनी इतनी जल्दी में थी कि उसने नोटिस ही नहीं किया था कि वो कुछ ज्यादा जल्दी ही कुएं के पास पहुंच गई थी। कुएं के पास पहुंचकर यामिनी चैन की सांस लेने लग जाती है। यामिनी लंबी आह भरते हुए कहती है, अब उस काले साए का अंत निश्चित है। उसे मेरे और तारा के हाथों से कोई नहीं बचा सकता है, उसका अंत आ गया है। इतना कहकर यामिनी कुएं के अंदर झांकने ही वाली थी कि तभी युग के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, यामिनी तुमने ऐसा क्यों किया? यामिनी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? युग की आवाज सुनकर यामिनी हैरान हो जाती है। वो जज्बातों में बह जाती है और वो तुरंत पीछे पलटती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे कोई नहीं था। युग का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। यामिनी समझ जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। अगले ही पल वो सतर्क हो जाती है और अपने आसपास गौर से देखने लग जाती है। यामिनी लेफ्ट राइट अपना सिर घुमा ही रही थी कि तभी युग की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, तुमने ऐसा क्यों किया यामिनी, क्यों किया? मुझे धोखा क्यों दिया यामिनी, क्यों दिया? यामिनी अपने आसपास देखते हुए ही भारी लहजे में कहती है, ये चालबाजी तू किसी और के साथ करना, मेरे साथ नहीं। मैं यक्षिणी हूँ, यक्षिणी, तेरी मौत।
जैसे ही यामिनी अपनी बात खत्म करती है, उसके सामने कहीं से ढेर सारा काला धुआं जमा होने लग जाता है और अगले ही पल वो धुआं काले साये में बदल जाता है। काला साया यामिनी से 8 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ था। काला साया डरावनी हंसी में हंसते हुए कहता है, तो बच्ची मेरी आवाज पहचान गई। यामिनी पलट कर कहती है, अच्छा हुआ तू मेरे सामने आ गया, मैं आज ही तेरा यहीं पर अंत कर दूंगी। काला साया हंसते हुए कहता है, तू मेरा अंत करेगी? बच्ची मेरा अंत करेगी? यामिनी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, हाँ ये बच्ची तेरा अंत करेगी। इतना कहकर यामिनी ने कुएं के अंदर अपना हाथ डाला ही था कि जैसे ही वो कुएं को छूती है, वो कुआं धुएं में बदलने लग जाता है और वो धुआं अगले ही पल गायब हो जाता है। कोई कह ही नहीं सकता था कि कुछ देर पहले यामिनी कुएं के पास खड़ी हुई थी। वो पूरा कुआं धुएं से बना हुआ था। असली कुआं तो यामिनी से अभी भी 10 कदम की दूरी पर था। यामिनी कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि उसके साथ क्या हुआ था। काला साया हंसते हुए कहता है, तू मेरा छलावा भी नहीं समझ पाई बच्ची, और तू मेरा अंत करेगी। मेरा अंत कोई नहीं कर सकता क्योंकि मैं अंत हूं। यामिनी बिना वक्त गवाए तुरंत पीछे मुड़ती है और असली कुएं के पास जाने लग जाती है। उसने अभी 1 कदम ही आगे बढ़ाया था कि तभी पीछे से धुएं से बनी हुई जंजीरें आती हैं और उसके पैरों में लिपट जाती है। यामिनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। यामिनी दर्द से चीखती है, आह! वो काला साया यामिनी को घसीटते हुए अपने पास खींचने लग जाता है। यामिनी कुएं से दूर होने लग जाती है। यामिनी कुएं से कुछ इतनी दूर हो जाती है कि उसके लिए कुएं के पास पहुंचना कुछ कठिन हो गया था। यामिनी गुस्से के साथ उन धुएं से बनी हुई जंजीरों को देखती है और अपने मंत्रों की शक्ति से उन्हें तोड़ देती है। वो जंजीरें धुएं की तरह उड़ने लग जाती हैं। यामिनी वापस से खड़ी होती है और उस काले साये को गुस्से के साथ देखते हुए कहती है, तुझे क्या लगता है कि मैं अपने ताज के बिना तेरा सामना नहीं कर सकती? उसके बिना भी मैं तेरा सामना कर सकती हूँ। अपने मंत्रों की शक्ति से तेरा खात्मा कर सकती हूँ, समझा तू? इतना कहकर यामिनी मन ही मन कोई सा मंत्र पढ़ती है और उससे काले साये पर वार करती है। यामिनी के हाथों से एक रोशनी निकलती है और सीधे उस काले साये को छू जाती है, पर उस काले साये पर कुछ असर नहीं पड़ता है। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। यामिनी फिर मंत्र पढ़ती है, पर इस बार भी उस काले साये पर उसका कुछ असर नहीं होता है। यामिनी एक के बाद एक मंत्र पढ़े जा रही थी, पर उस काले साये पर उनका जरा सा भी असर नहीं हो रहा था। यामिनी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा था। यामिनी मन ही मन घबराते हुए सोचने लग जाती है, ये क्या हो रहा है? मेरे मंत्र इस काले साये पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।